नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। समान नागरिक संहिता पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस, कहा अपना रुख करें साफ, 3 हफ्तों में दें जवाब। उद्धव ठाकरे का अमित शाह पर पलटवार, कहा मुंबई में हमने मंगल मूर्ति और अमंगल मूर्ति दोनों को देखा। अमित शाह ने लगाया था उद्धव पर धोखा देने का आरोप। कर्नाटक में भारी बारिश के चलते खराब हुए हालात, सीएम बोम्मई की बैठक में सो गए मंत्री आर अशोका। कांग्रेस ने तस्वीर शेयर कर किया सवाल, बैठक में मुद्दा गंभीर लेकिन मंत्री नींद का ले रहे हैं आनंद। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 49 अंकों की गिरावट के साथ 59,197 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 10 अंकों की गिरावट के साथ 17,656 अंक पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां और अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की, जो जुड़ी है नीतीश कुमार के मिशन 2024 से। जब से नीतीश कुमार ने दिल्ली में डेरा डाला है, तब से बीजेपी और पीएम मोदी की नींद उड़ गई है। बीजेपी नीतीश के हर कदम पर नजरें जमाए हुए है। बिहार में बीजेपी को झटका देने के बाद नीतीश कुमार केंद्र की सियासत में भी बीजेपी को जोर का झटका देने का प्लान बना रहे हैं। तो क्या 2024 में नीतीश कुमार देंगे पीएम मोदी को टक्कर? इस खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बात होगी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की, वहीं आपको बताएंगे कि कैसे शराब नीति बन गई केजरीवाल के लिए जी का जंजाल, और बात होगी हरियाणा में बीजेपी को लगने वाले झटके की। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों की हम आपको देंगे जानकारी। तो बढ़ते हैं आगे आज की बड़ी खबर की ओर। नीतीश कुमार 3 दिन के दिल्ली दौरे पर हैं, जहां उन्होंने सबसे पहले राहुल गांधी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच देश भर में बीजेपी की घेराबंदी को लेकर चर्चा हुई। आज अरविंद केजरीवाल से भी नीतीश की मुलाकात हुई। नीतीश विपक्ष के तमाम नेताओं से दिल्ली में मिलने वाले हैं। नीतीश के प्लान ने बीजेपी की बेचैनी को और बढ़ा दिया है। तो क्या 2024 की जंग मोदी बनाम नीतीश होगी? देखते हैं ये रिपोर्ट। बीजेपी से अलग होकर आरजेडी से हाथ मिलाने के बाद नीतीश कुमार अब बीजेपी के खिलाफ आक्रामक हो गए हैं। नीतीश की राजनीति राज्य से सीधा केंद्र की तरफ शिफ्ट हो गई है और अब उनका पूरा फोकस 2024 लोकसभा चुनाव पर है, जिसके लिए उन्होंने अभी से मोर्चा संभाल लिया है और अब वो बीजेपी को केंद्र की सत्ता से हटाने के लिए विपक्ष को एकजुट करने में लग गए हैं। और इसी के चलते वो दिल्ली दौरे पर आए हैं, जहां उनकी मुलाकातों का मैराथन दौर चल रहा है। जहां बीते दिन उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की थी, तो वहीं आज वो सीताराम येचुरी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंचे। नीतीश से मुलाकात के बाद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा, मेरे घर पधारने के लिए नीतीश जी का बहुत बहुत शुक्रिया। देश से संबंधित कई गंभीर विषयों, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऑपरेशन लोटस, इन लोगों द्वारा खुलेआम एमएलए की खरीद फरोख्त करके जनता द्वारा चुनी सरकारों को गिराना, भाजपा सरकारों का बढ़ता निरंकुश भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी पर चर्चा हुई। केजरीवाल से मिलने से पहले नीतीश कुमार ने माकपा नेता सीताराम येचुरी से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बनने की उनकी कोई इच्छा नहीं है, बस कोशिश है कि पूरे देश में जो भी स्थानीय पार्टी हैं वो सभी एक साथ मिल जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी से मुलाकात के बाद नीतीश ने सीपीआई के महासचिव डी राजा से भी मुलाकात की और 2024 में विपक्ष को एकजुट करने के मुद्दे पर चर्चा की। आपको बता दें, इससे पहले सोमवार को नीतीश ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की थी। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे की मुलाकात हुई। कांग्रेस के मुताबिक बैठक में मोदी के खिलाफ 2024 के मोर्चे पर नीतीश और राहुल की सहमति बन गई है और समान विचारधारा के दलों के बीच समन्वय बढ़ाने की भी रणनीति बनी है। यानी नीतीश ने जिस तरह से केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चे की कमान संभाल ली है, वो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। नीतीश ने अपने तेवरों से साफ कर दिया है कि 2024 में बीजेपी सत्ता में नहीं होगी। इधर राहुल गांधी के इरादे भी नीतीश से अलग नहीं हैं। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के आगाज से पहले ही ये संदेश दे दिया कि 2024 में कांग्रेस वापसी करेगी। कांग्रेस की वापसी का मतलब है कि बीजेपी सत्ता से आउट होगी। भारत जोड़ो यात्रा के आगाज में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। बुधवार को राहुल गांधी इसका आगाज कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के राजनीतिक करियर में मील का पत्थर साबित होगी। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस देश की समस्याओं और मोदी सरकार की नाकामियों को जनता के बीच उजागर करने और देश के असली मुद्दों को लेकर भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। ये यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 3,700 किलोमीटर तक निकाली जाएगी। राहुल गांधी 7 सितंबर को कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा को रवाना करने वाले हैं, जिसके लिए काफी तैयारियां की गई हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने देश की जनता से इस यात्रा से जुड़ने का आह्वान किया है। हम चाहते हैं कि अपनी इस यात्रा के द्वारा
जितनी भी देश की आवाज़ें हैं जो चाहते हैं कि राजनीति, देश की जो गवर्नेंस हो, देश के जो नेता हों, वो उनकी समस्याओं की बात करें, उन आवाज़ों को जोड़कर हम एक मजबूत आवाज़ बनाना चाहते हैं इस देश में। राहुल गांधी का प्लान। राहुल गांधी दोपहर 3 बजे विवेकानंद मेमोरियल, तिरुवल्लुर मेमोरियल और कामराज मेमोरियल पहुंचेंगे। शाम 4 बजे कन्याकुमारी के गांधी मंडप में एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा में शामिल होंगे, जहां तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन राहुल गांधी को तिरंगा सौंपेंगे। राहुल गांधी मंडप से कुछ दूर स्थित सभा स्थल तक सभी नेता पैदल जाएंगे। 5 बजे सभा होगी, जहां से यात्रा शुरू करने का ऐलान होगा। अगले दिन विवेकानंद इंस्टीट्यूट से सुबह 7 बजे से यात्रा शुरू होगी। राहुल गांधी सुबह 3 घंटे और फिर शाम को 3:30 बजे से 6:30 बजे तक यात्रा करेंगे। रोज करीब 21 किलोमीटर की यात्रा होगी। 11 सितंबर को यात्रा केरल पहुंचेगी। 18 दिन केरल में रहने के बाद इसके बाद 30 सितंबर को कर्नाटक पहुंचेंगे। कर्नाटक में यात्रा 21 दिन चलेगी। 150 दिनों में 3500 किलोमीटर की यात्रा तय की जाएगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आयोजन समिति के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह के मुताबिक ये यात्रा कुल 150 दिनों तक चलेगी। ये यात्रा कन्याकुमारी से शुरू होकर कश्मीर में समाप्त होगी। इस दौरान ये यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरते हुए 3500 किलोमीटर का सफर तय करेगी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस अपनी पार्टी के झंडे की जगह तिरंगे का इस्तेमाल कर रही है, ताकि विपक्ष के दूसरे दलों के नेताओं और सिविल सोसाइटी के लोगों के लिए यात्रा से जुड़ने में हिचक न हो। नीतीश अगर विपक्ष को एकजुट कर लेते हैं तो ये कामयाबी बीजेपी के लिए हार की मुनादी होगी। और अब बात दिल्ली की सियासत में मचे घमासान की। दिल्ली की शराब नीति केजरीवाल सरकार के लिए बड़ा सिरदर्द बन गई है। बीजेपी शराब नीति को लेकर आप सरकार को बख्शने के मूड में नहीं है। देखते हैं ये रिपोर्ट। शराब नीति के मामले को लेकर राजधानी दिल्ली में इस कदर सियासत तेज है कि सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों सच और झूठ को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की चौखट पर पहुंच रहे हैं। जहां बीजेपी आपके दामन को दागदार बताकर कार्रवाई की मांग कर रही है, तो वहीं आप भी खुद को पाक साफ बता रही है। लेकिन इस सियासी बयानबाजी के बीच केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाली जांच एजेंसियां ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही हैं। पहले सीबीआई ने छापे मारे, तो वहीं अब ईडी की भी एंट्री हो गई है। दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना और महाराष्ट्र में ईडी की छापेमारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि कई शराब कारोबारियों के ठिकानों पर ईडी के अधिकारी पहुंचे हैं। दिल्ली, गुरुग्राम, लखनऊ के अलावा मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद में भी तलाशी ली जा रही है। शराब घोटाले में पहली बार ईडी एक्शन में आई है। इससे पहले सीबीआई इस मामले की जांच कर रही थी और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर भी छापेमारी हो चुकी है। सीबीआई ने सिसोदिया के लॉकर की भी तलाशी ली थी। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया समेत 1 दर्जन से ज्यादा लोगों और कंपनियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि सीबीआई की एफआईआर को ईडी ने टेक ओवर कर लिया है। एक टीम घर के एक सदस्य को लेकर किसी दूसरे ठिकाने पर भी गई है। समीर महेंद्रू का नाम सीबीआई के एफआईआर में दर्ज है। आरोप है कि इन्हीं से जुड़े खाते से 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे। वैसे ईडी की ये छापेमारी ऐसे समय पर हो रही है जब एक दिन पहले ही बीजेपी ने एक शराब कारोबारी के पिता का कथित स्टिंग ऑपरेशन जारी किया। बीजेपी ने दावा किया कि कारोबारी के पिता वीडियो में ये कबूल कर रहे हैं कि आप सरकार नई शराब नीति के तहत कमीशन लेती थी और कारोबारियों को मनमर्जी की छूट देती थी। इन्हीं आरोपियों के बीच अब ईडी भी एक्शन में आ गई है। यानी साफ है कि साल 2024 में होने वाले चुनाव से पहले बीजेपी ने शराब के सहारे आपकी सत्ता को हिलाने की पूरी तैयारी कर ली है। ईडी का दबाव और बीजेपी के आरोप दोनों पर केजरीवाल का एक ही जवाब है कि ये ऑपरेशन लोटस है। बीजेपी दिल्ली में खेला करने की रणनीति बना रही है। उधर हरियाणा में बीजेपी के साथ खेला हो सकता है। बीजेपी में शामिल कई नेता संकेत दे रहे हैं कि वो कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह बीजेपी से बगावत के संकेत दे रहे हैं। वो पार्टी छोड़ने की तैयारी में है। साथ ही उन्होंने साफ कर दिया है कि वो अलग दल नहीं बनाएंगे। संकेत कांग्रेस में वापसी के दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक मूवमेंट है जो कभी खत्म नहीं होगी। दरअसल वीरेंद्र सिंह पहले कांग्रेस के नेता थे, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनावों से पहले अचानक उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गए। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया, लेकिन दूसरे कार्यकाल में उन्हें किनारे लगा दिया गया। लेकिन अब वीरेंद्र सिंह बीजेपी को किनारे लगाने की तैयारी में दिख रहे हैं। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि आज कांग्रेस यूपी और बिहार में कमजोर है, लेकिन हरियाणा में वो बड़ी ताकत है।
पार्टी अगर थोड़ा सा प्रयास करेगी तो उठ खड़ी होगी। बीजेपी नेता ने यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत को फ्री राशन योजना की जीत बताया। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि 2 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देने की योजना और उसका मतदाताओं के बीच किया गया प्रचार बीजेपी की जीत का कारण बना। विपक्ष बीजेपी के प्रचार को काट नहीं सका, जिस कारण से तमाम समीकरण फेल हो गए। फ्री राशन का सहारा नहीं होता तो बीजेपी के लिए यूपी में जीत आसान नहीं होती। उन्होंने केंद्र में बीजेपी के खिलाफ बन रहे विपक्ष के मोर्चे को लेकर कहा कि विपक्ष के पास इस समय संगठित होने का बड़ा मौका है। विपक्ष को संगठित होना चाहिए। इसके लिए निजी महत्वाकांक्षाओं को किनारे रख देना चाहिए, क्योंकि महत्वाकांक्षाएं ज्यादा होती हैं तो बिखराव आता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से पहले ही कांग्रेस मजबूत होती नजर आ रही है, तो वहीं यूपी में योगी सरकार मदरसों को कमजोर करने में लगी है। मदरसों को लेकर योगी सरकार ने सर्वे का आदेश दिया है, जिसका मुस्लिम संगठन विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे सरकार की मंशा साफ है कि वो मदरसों पर अंकुश लगाना चाहती है। क्या मुसलमानों को पसंद नहीं करती सरकार? क्या सरकार करती है अल्पसंख्यकों से नफरत? क्या योगी सरकार के निशाने पर है मदरसे? क्या सीएम योगी करवाना चाहते हैं मदरसों को बंद? इन सवालों से लगातार सूबे की सियासत सुलग रही है। इसकी वजह योगी सरकार का महत्वपूर्ण आदेश है, जिस पर जमीयत उलेमाए हिंद ने बैठक बुला ली और सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने हाल ही में मदरसों का सर्वे कराने के निर्देश दिए थे। इसके विरोध में जमीयत उलेमाए हिंद ने बैठक बुलाकर कहा कि सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी ने कहा कि इस फैसले का विरोध करेंगे, लेकिन सरकार से गुजारिश है कि वो हमसे बात करे, क्योंकि मदरसे देश की संपत्ति है और देश के विकास से लेकर हर संघर्ष में मदरसों का योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि असम की तरह मदरसों को बुलडोजर से तोड़ा न जाए। वो सरकार से बातचीत करने को तैयार हैं और नियमों के पालन में हर संभव मदद भी करेंगे। वहीं जमीयत उलेमाए हिंद की ओर से कहा गया है कि इस फैसले का विरोध करेंगे, लेकिन सड़कों पर उतर कर नहीं, बल्कि नियम का पालन करते हुए उन मदरसों को आने वाली अड़चनों में कानूनी मदद देंगे। कादरी ने कहा कि जब सरकार स्कूलों को प्राइवेट कर रही है, तो प्राइवेट तौर पर चल रहे मदरसों को लेकर सवाल क्यों कर रही है, जो कि बिना किसी मदद के शिक्षा दे रहे हैं। इसके साथ ही कहा कि घटनाएं कहाँ नहीं होती। कई कोचिंग सेंटरों में बच्चों को पीटा गया, वहां कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन मदरसे पर सवाल किया गया। उन्होंने कहा कि बच्चों को दलित होने के नाम पर पीट कर मारा गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन 16,000 मदरसों की स्थिति और उनके शिक्षकों के लिए सरकार ने क्या किया। जमीयत उलेमाए हिंद ने कहा कि अगली बैठक 24 सितंबर को देवबंद के दारुल उलूम में होगी। इसमें आगे की रणनीति पर विचार होगा। अब अल्पसंख्यक समुदाय के फैसले से साफ है कि वो सरकार के फैसले का विरोध करेंगे। अब देखना होगा कि अगली बैठक में क्या होता है। मदरसों पर यूपी सरकार की नजर हमेशा से टेढ़ी रही है, लेकिन जमीयत भी झुकने के मूड में नहीं है। और चलिए अब बात कर लेते हैं भारत बांग्लादेश के मजबूत होते रिश्तों की। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना इस वक्त भारत दौरे पर हैं और 8 सितंबर तक भारत में ही रहेंगी। आज पीएम मोदी और प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच साझा वार्ता हुई। इस वार्ता में दोनों के बीच क्या बातचीत हुई, क्या कुछ हुआ इस मुलाकात के दौरान और अपने साझा बयान में क्या बोले पीएम मोदी और शेख हसीना, देखते हैं ये रिपोर्ट। पीएम शेख हसीना और पीएम मोदी के बीच आज मुलाकात हुई, जिसके बाद दोनों ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसके दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पिछले साल हमने बांग्लादेश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ, हमारे राजनीतिक संबंधों की स्वर्ण जयंती और बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी को एक साथ मनाया था। 6 दिसंबर को हमने पहला मैत्री दिवस भी साथ मिलकर पूरी दुनिया में मनाया। मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 25 सालों के अमृत काल में भारत बांग्लादेश की दोस्ती नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगी। इसके बाद शेख हसीना ने भी प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मैं भारत लगभग 3 साल के बाद आ रही हूं। मैं भारत का धन्यवाद करती हूं कि हमारे बीच आगे एक सकारात्मक प्रस्तावों की अपेक्षा करती हूं। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है। शेख हसीना ने कहा कि मैं पिछले 25 वर्षों के लिए अमृत काल की नई सुबह के लिए भारत को अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। मैं इस अवसर पर भारत सरकार को आजादी का अमृत महोत्सव के सफल समापन की भी बधाई देना चाहती हूँ, जो भारत की आजादी के 75वें वर्ष को चिन्हित करता है। इसके अलावा पीएम मोदी और शेख हसीना की आतंकवाद, कट्टरवाद और जलवायु परिवर्तन समेत वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। पीएम ने कहा कि ये जरूरी है कि हम एक साथ उन ताकतों का सामना करें जो हमारे खिलाफ हैं। बता दें कि शेख हसीना 4 दिवसीय भारत दौरे पर आई हैं और इस दौरे के दौरान 6 से 7 समझौते पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद जताई जा रही है। बता दें कि कुशियारा नदी के जल बंटवारे के संबंध में एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। ऐसे में देखना होगा कि अब और किन समझौतों पर चर्चा होती है। और बुलेटिन के आखिर में बात राजपथ पर मचे घमासान की। राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने को लेकर टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है।
महुआ ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री के नए आधिकारिक आवास का नाम किम कर्तव्य विमूढ़ मठ होगा। आपको बता दें, इसका शाब्दिक अर्थ होता है डरा हुआ मठ। तो क्यों नाम को लेकर मचा है घमासान, देखते हैं इस रिपोर्ट में। पिछले कुछ सालों में कई जगहों के नाम बदले गए हैं तो कुछ चीजों की तो जगह ही बदल दी गई, जिसको लेकर विपक्ष अक्सर मोदी सरकार पर तानाशाही और मनमानी का आरोप लगाता है। लेकिन सरकार विपक्ष की बातों को हर बार अनसुना कर रही है और अब एक और जगह का नाम बदलने की तैयारी सरकार ने कर ली है, जिसने एक बार फिर विपक्ष का गुस्सा बढ़ा दिया है और मामले में राजनीति तेज हो गई है। दरअसल अब राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किए जाने की खबरें आ रही हैं, जिस पर अब विपक्ष तिलमिला उठा है और मोदी सरकार पर हमलावर हो गया है। इसी को लेकर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा, ये क्या हो रहा है? क्या भाजपा ने हमारी संस्कृति को बदलने का अपना एकमात्र कर्तव्य बना लिया है? क्या उनके महापाप और पागलपन में हमारी विरासत का इतिहास फिर से लिखा जाएगा? सिर्फ महुआ ने ही नहीं बल्कि कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने भी सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उसे राजपथ का नाम बदलकर राजधर्म पथ करना चाहिए था, जिससे अटल बिहारी वाजपेयी जी की आत्मा को शांति मिलती। दरअसल दावा किया जा रहा है कि नई दिल्ली नगर परिषद ने 7 सितंबर को एक विशेष बैठक बुलाई है। इस दौरान नाम बदलने के प्रस्ताव को परिषद के सामने रखा जाएगा। एनडीएमसी ने ये बैठक राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने के उद्देश्य से ही बुलाई है, जिसको लेकर अब विपक्ष मोदी सरकार को घेर रहा है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।